कम से कम खुदा ने आपको भी इसलिए नहीं बनाया है कि आवाम के ऊपर अत्याचार करो। तो आज नहीं तो कल आप भी उस आवाम में जुड़ोगे। कितने दिन तक इस आईएसआई की छत्र छाया में पल लोगे? 2, 4, 6, 10 साल? आप समझ में थोड़ा-सा डालने की कोशिश करिए, मैं थोड़ा ना समझूँ। मतलब ये सब बातें करके कमर चीमा साहब प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, प्लीज डोंट डू दैट। वी डोंट वांट दिस इंसल्ट। मत करिए कंपेयर। आपकी कंट्री आपके हिसाब से चलती है, मेरी कंट्री मेरे हिसाब से चलती हमारी है। आज आज कमर चीमा साहब आईएसआई को करिए भाड़ में। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरहद पार के उस सबसे बड़े ड्रामे की जिसे वहां की सरकार और मीडिया लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का नाम देती है। आज अगर आप भारत और पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक हालात की तुलना करें तो जमीन और आसमान का अंतर साफ नजर आता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बसता है। यहाँ चुनाव आयोग स्वतंत्र है, जनता का वोट सरकारी बदलता है और सबसे बड़ी बात, देश की तीनों सेनाएं राजनीति से कोसों दूर रहकर केवल सरहदों की हिफाजत करती हैं। भारत में प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जरा पाकिस्तान का हाल देखिए। पाकिस्तान कहने को तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन असलियत में ये एक हाइब्रिड रिजीम है, जहां कठपुतली सरकारें संसद में बैठती हैं और असली रिमोट कंट्रोल रावलपिंडी की जीएचक्यू यानी सैन्य मुख्यालय में बैठा आर्मी चीफ चलाता है। जब चाहा किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया, जब चाहा किसी को भी गद्दी पर बिठा दिया। वहां जनता की वोट की नहीं बल्कि जनरलों की बूट की कीमत है। मेरे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होती है। आपने जब कहा ना प्रमोट करना या इज्जत करना, आपके यहाँ नहीं है सिस्टम। आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू नहीं है। आपके लिए तो अगर तो वो नहीं, वो जो है ना, आपके यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या ईसाई घर जो है वो सिर्फ एक ही है, आईएसआई हेडक्वार्टर या उससे आगे आर्मी हेडक्वार्टर। इन दो के अलावा आपका तो कोई धर्म है ही नहीं। जहां तक आपने नफरत की बात करी है, मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमर चीमा साहब ने नफरत से रिलेटेड कोई बात करी है, क्योंकि कमर चीमा साहब आपके जो सुपर माई बाप हैं आईएसआई से थोड़ा सा ऊपर, उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान वो दो नस्ल हैं जो इकट्ठे रह ही नहीं सकती। एक आर्मी चीफ का कितना बड़ा संदेश था प्यार मोहब्बत का। कितनी कितनी मतलब प्यार मोहब्बत उन्होंने निभाई ये बोलकर कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रह ही नहीं सकता। एक दिखा दीजिए। वो सिर्फ अलाउड होता है जिन दिनों इलेक्शन होते हैं। बाय द वे, मैं आपके सामने, आपके यहाँ नहीं होते इलेक्शन, आपके यहाँ नहीं है डेमोक्रेसी, इसलिए आपके यहाँ मीडिया तो है ही नहीं। आपके यहाँ तो सिर्फ फौजी मीडिया है। आपके यहाँ फौजी मीडिया जो नैरेटिव देगी आपको, इसलिए आपको लगता है कि कर्नल शैलेंद्र सिंह भी उसी नैरेटिव का पार्ट है। मैं अगर जी, आपको पता है, कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं, जस्ट हम दो बंदों की बात कर लें। वो कहते हैं इंडिया में एक मुहावरा है ना, 4 बंदे मुल्क चलाते हैं, 2 खरीदते हैं, 2 बेचते हैं। अब मैं तो कर्नल साहब इस चीज को समझना चाहता हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि जो अंबानी साहब की ऑर्डर किया गया एनडीटीवी खरीद लो, जिसपे आप जाके बैठते हैं और सारा दिन बातें करते हैं। अदानी साहब ने इतने और चैनल, CNN न्यूज़ 18, वेबसाइट, फर्स्ट पोस्ट, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने खरीदा हुआ, सारा प्रो मोदी नैरेटिव बनता है। वो जब आपको टीवी चैनल बना के देने पड़ते हैं हुकूमत को कि एडिटोरियल पॉलिसी प्रो मोदी रखो, इन रिटर्न उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हाइफा पोर्ट में, कहां दुनिया के अंदर। तो वो बिजनेस तो वो वहां से भी आप ले रहे हैं और हुकूमत से भी, जारी बात है, और फिर थोड़ा सा पोर्शन प्राइवेट सेक्टर से भी आ गया। तो ये तो क्रिमिनल्स हैं, लोग कह रहे हैं इंडिया के। मैं अगले दिन अरुंधति रॉय को मैं देख रहा था, जिसको जारी बात है आप पसंद नहीं करते क्योंकि वो क्रिटिकल ओपिनियन रखती है। वो कहती है ये क्रिमिनल्स हैं, ये फर्स्ट लाइन है नरेंद्र मोदी की और मौजूदा हुकूमत के सेटअप की। आप भी ऐसी समझते हैं या कि आप समझते हैं कि आप अंबानी साहब की फौज में हैं? बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात करी। 4 आदमी आपका कहना है कि मुल्क चलाते हैं, मेरे तो कम से कम मुल्क चलाते हैं। आपके तो चारों के चारों मुल्क को बेचते हैं। जो चला रहे हैं, जो अपने देश के लिए कमा रहे हैं, देश में ला रहे हैं, फक्र होना चाहिए मुझे उन पर। आपने बोला वो जो उनको टेंडर मिल जाते हैं बाहर वाले। आपको इसका मतलब ये नहीं पता, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में और टेंडरिंग में आप कॉम्पिटेंट नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू मेट बी ब्लैक लिस्टेड, इसलिए आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाते। ग्लोबल टेंडरिंग में कोई सरकार ये नहीं डिसाइड कर सकती कि ये टेंडर में कौन किसको क्या मिलेगा। दैट इज दी अप्लाइंग। ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेंडरिंग नहीं हो रही है। सो इसलिए इस गलतफहमी में मत रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अरुंधति राय किस कंट्री की है? अरुंधति मैडम साहिबा किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, जिस पर आपका बहुत ज्यादा बिलीफ आ गया? आपको ही करती है, लेकिन आप उनको ओन नहीं करते ना, उस बेचारी को। नहीं, ओन क्यों करेंगे भाई? मैं तो आपको पूछ रहा था इसीलिए, आपके सामने। आपको मुझे आप एक बात बताओ, पाकिस्तान आ जाए। नहीं, आप मुझे आप एक बात देखो, एक अच्छी सी बात करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं तो सिर्फ। आपको पढ़े लिखे लोग तो नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, नहीं, पढ़े लिखों की तो यार बात मैं कर ही नहीं सकता आपके साथ, पढ़ी लिखी बातें थोड़ी ना कर सकते हैं भाई। आपके यहाँ कैसे समझ आएगी लोगों को? आपके यहाँ तो सिर्फ नैरेटिव समझ आते हैं, फौजी मीडिया समझ आता है, जो फौज कहती है सिर्फ वो समझ आता है, फौज आपके ऊपर अत्याचार करती है उसके बावजूद आपको समझ नहीं आता है, वो सब एक बड़ी छोटी सी बात है, आपके यहाँ रूटीन है। बट मेरे यहाँ ये सब नहीं है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर कि कैसे पाकिस्तानी सेना के जनरल अपने ही देश को कंगाली की कगार पर धकेलकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। पाकिस्तान 130 अरब डॉलर से ज्यादा के विदेशी कर्ज में दबा हुआ है। वहां की आवाम आटा, बिजली और पेट्रोल के लिए सड़कों पर पिस रही है। लेकिन क्या आपने कभी किसी रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल को गरीब देखा है? इतिहास गवाह है कि अयूब खान से लेकर जियाउल हक, परवीज मुशर्रफ, कमर जावेद बाजवा और अब की जनरलों तक सबका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पद पर रहते हुए देश में देशभक्ति का भाषण देना और रिटायर होते ही अरबों रुपए के एसेट्स, बेनामी संपत्तियां और पापा जॉन्स पिज्जा जैसी फ्रैंचाइजीज लेकर अमेरिका, बेल्जियम या दुबई में जाकर बस जाना। पाकिस्तान का रक्षा बजट देश की कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डकार जाता है। जब तक सेना की बड़ी बड़ी बिजनेस फार्म, हाउसिंग सोसाइटियां और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चलती रहेंगी, तब तक पाकिस्तान की आम जनता कंगाली में ही रहेगी। जनरल खुद तो खरबपति बन जाते हैं, लेकिन देश को IMF की कटोरी पर लाकर छोड़ देते हैं। समझ में थोड़ा सा डालने की कोशिश करी, मैं थोड़ा ना समझूं। मतलब ये सब बातें करके कमर चीमा साहब प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन, प्लीज डोंट डू दैट। वी डोंट वांट दिस इंसल्ट। मत करिए कंपेयर। आपकी कंट्री आपके हिसाब से चलती है, मेरी कंट्री मेरे हिसाब से चलती है। मतलब मेरे देश के हिसाब से चलती है, आपकी कंट्री नहीं, आपके यहाँ कैसे चलती है? आवाम आपकी मोदी साहब के हिसाब से चलती है। ये चलिए सुनिए, आवाम सुनिए, बलूचिस्तान की आवाम किसकी है? एक मिनट, बलूचिस्तान की आवाम किसकी है? बलूचिस्तान की आवाम किसकी है? पाकिस्तान की है या नहीं? आज कमर चीमा साहब ISI को करिए भाड़ में। आप बोल दीजिए एक बार कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की नहीं है। आप एक बार बोल दीजिए कि POJK की आवाम पाकिस्तान की नहीं है। आप बोल दीजिए एक बार कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पाकिस्तान की नहीं है। बोल दीजिए कि सिंध आपका नहीं है, क्योंकि वो तो बोल ही रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आवाम से रिलेटेड कोई कमेंट मत करिए। मेरे को मतलब मजबूरी में बोलना पड़ेगा। मेरे यहाँ चाहे हम सेम कॉकरोच जनता पार्टी कितना भी कुछ कर ले, एक कमेंट देश के खिलाफ मंजूर ना उन्हें है ना मुझे है। आपने 400 जो चलाए थे व्हाट्सएप चैनल पाकिस्तान से, वो 400 ब्लॉक होने के बाद आपने देखा कि 24 घंटे के अंदर भाई साहब वो सब कुछ ठीक हो गया। 24 घंटे के अंदर आप सोचिए, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो खत्म होगी। मैं इसलिए कहूंगा। अब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहां के असली विश्लेषक और पत्रकार कब तक भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे। जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक संकट आता है तो वहां के टीवी चैनलों पर अचानक भारत का खतरा, कश्मीर का मुद्दा या वाटर टेररिज्म की बहसें शुरू करवा दी जाती हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि जनता अपनी भुखमरी और जनरलों की लूटपाट के खिलाफ आवाज न उठाए। जो गिने चुने निष्पक्ष पत्रकार या विश्लेषक सच बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो देश छोड़ना पड़ता है या फिर उनकी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये झूठा नैरेटिव आखिर कब तक चलेगा? आज पाकिस्तान का युवा सोशल मीडिया के जरिए देख रहा है कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब आवाम भी सवाल पूछने लगी है कि हमें भारत से नफरत का नैरेटिव बीचकर आखिर कब तक अंधेरे में रखा जाएगा। निष्कर्ष, जब तक पाकिस्तान की आवाम अपनी सेना की इस प्रशासनिक हस्तक्षेप को नकारती नहीं और असली मुद्दों पर सवाल नहीं उठाती, तब तक वहां न तो लोकतंत्र आ सकता है और न ही तरक्की हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस राजनीतिक संकट और जनरलों की राज पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको भी यही करना चाहिए। आपके यहाँ के जो आवाम की
जो रिक्वायरमेंट्स है, सेटिस्फेक्शन है, उनकी डेवलपमेंट है, उनकी एजुकेशन है, उनका हेल्थ केयर है, 1% उन पर भी ध्यान दीजिए। कम से कम खुदा ने आपको भी इसलिए नहीं बनाया है कि आवाम के ऊपर अत्याचार करो, तो आज नहीं तो कल आप भी उस आवाम में जुड़ोगे। कितने दिन तक इस ISI की छत्र छाया में पल लोगे? 2, 4, 6, 10 साल। आप जो है ना, चले अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लेकिन जो अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। और मुझे पता बिल्कुल है, देना चाहिए, देना चाहिए। मुझे पता है इस चीज का, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं जनाब आपको आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं कि अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ इंटरफेयर करे, आप उसे जवाब मत दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्योंकि आजकल हमारी पॉलिसी से सीखिए कि आजकल हम ज्योग्राफी बदलने के या थोबड़ा बदलने के चक्कर में रहते हैं। ओकर साहब वो चंद बच्चे निकले थे, उन्होंने आपकी सारी लीडरशिप बदल दी है। तुसा की करना है, छड्डो पर लीडरशिप उन्होंने पकड़ के किसकी बदल दी? उन्होंने पकड़ के लीडरशिप को ऐसे वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲਾ